नमस्ते विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़ के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम स्वागत। आज हम सुखड़िया विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के भूगोल पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो मानव भूगोल का पाठ है उसकी तीसरी यूनिट के एक टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं और यह टॉपिक है मानव की जो प्रारंभिक जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें से दो एक्टिविटीज, एक फूड गैदरिंग खाद्य संग्रहण और दूसरा हंटिंग आखेट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इन दोनों एक्टिविटीज के बारे में बात करें उसके पहले जैसा आप जानते हैं, एक बार पुनः आपको रिमाइंड करा दूं कि जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारी प्राथमिक आर्थिक जो क्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत खाद्य संग्रहण, आखेट, पशुपालन, मछली पकड़ना, मत्स्याखेट, कृषि, ये जो एक्टिविटीज आती उनमें भी दो सबसे जो मनुष्य ने सबसे पहले जो दो आर्थिक क्रियाएं प्रारंभ करी अपने जीव मानव के उद्भव के साथ, जीवन के उद्भव के साथ, वो दी दो आर्थिक क्रियाएं हैं। सबसे पहले संग्रहण और आखेट। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मानव ने अपना जैसे समय समय जैसे जैसे मानव ने विकास किया तो उसने सुरक्षित और स्थायी जीवन यापन हेतु पशुचारण, कृषि और खनन व्यवसाय जो है वो विकसित किए। तो यानी कि जैसे मानव का जब से उद्भव हुआ है, अपने उद्भव के प्रारंभिक काल से मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु किस पर निर्भर था? तो भोजन संग्रहण और आखेट की आर्थिक क्रिया पर निर्भर था। और किसी भी क्षेत्र में जो आर्थिक क्रियाएं जो निर्धारित होती है वो किससे होती हैं? तो उस प्रदेश की प्राकृतिक परिस्थितियों और संसाधनों के द्वारा वहां की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो निर्धारित होती हैं। तो अब तक क्या पढ़ा है कि जिन दो एक्टिविटीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं वे प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। उनके साथ पशुपालन, पशुचारण है, मत्स्याखेट है, कृषि है, ये भी प्राथमिक आर्थिक क्रिया। लेकिन सबसे पहले मानव ने अपने उद्भव के प्रारंभिक काल में जिन आर्थिक क्रियाओं जिन आर्थिक क्रियाओं से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता था वे दो थी खाद्य संग्रहण, गैदरिंग, फूड गैदरिंग कह सकते हैं, खाद्य संग्रहण, और आखेट। और आखेट में भी आदिम आखेट कह सकते हैं, प्रिमिटिव हंटिंग, यानी कि जो बिल्कुल ही जो है प्रारंभिक स्तर पे था। ठीक है, हम बात करते हैं अब संग्रहण के बारे में। जो फूड गैदरिंग जो एक्टिविटीज हैं ये जैसा अभी आपको बता दिया मानव का सर्वाधिक प्राचीन प्राथमिक व्यवसाय है और अपने प्रारंभिक काल में भोजन और अन्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए संग्रहण पर ही वह निर्भर था। और संग्रहण के साथ एक और आर्थिक क्रिया जो साथ साथ होती थी वो थी आखेट, भी उस महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवसाय था संग्रहण के साथ। और उस समय तक अन्य व्यवसायों का विकास नहीं हुआ था। और वर्तमान समय में भी अब इनकी ये जो आर्थिक क्रिया बहुत ज्यादा सीमित हो चुकी है, परंतु वर्तमान समय में भी मानव संग्रहण द्वारा विश्व के कुछ प्रदेशों में अपना जीवन यापन, अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जीवन यापन के लिए जो है इन एक्टिविटीज पर मनुष्य निर्भर। ये कौन से क्षेत्र हैं अभी आगे एक मानचित्र की सहायता से अपन इनको समझेंगे। और ये जो प्रकार की जो आर्थिक क्रिया जो इसके क्षेत्र है वो भी मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र हैं? तो भूमध्य रेखीय जो सघन वन के जो क्षेत्र है वहाँ संग्रहण क्रियाकलाप जो है वो सबसे अधिक प्रचलित हैं। और संग्रहण जो यहाँ के जो निवासी है वो शहद, कंदमूल, फल, इस प्रकार की वस्तुओं के लिए अपने जीवन की मतलब बेसिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस प्रकार की चीजों को जो है एकत्र करते हैं। और वर्तमान समय में कुछ प्रदेशों में जो संग्रहण व्यवसाय है वह व्यापार के लिए भी किया जाने लगा, यानी कि अधिशेष जो उत्पादन उसको व्यापार किया जाता है, बेचा जाता है। इसलिए संग्रहण व्यवसाय को भी हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक है जीवन निर्वाह हेतु संग्रहण और दूसरा व्यापार हेतु संग्रहण। तो इन दोनों को जाने कि जीवन निर्वाह हेतु संग्रहण और व्यापार हेतु, इससे पहले थोड़ा सा डिटेल में हम जानते हैं कि विश्व में संग्रहण की जो आर्थिक क्रिया है वो किन क्षेत्रों में होती है। एक मानचित्र की सहायता से इसको अपन देखते हैं। ठीक है, ये मानचित्र देखिए, संग्रहण की जो आर्थिक क्रिया उसके ये क्षेत्र जो है सारे जो डिमार्केट, इस विश्व मानचित्र में जो एरिया ये डिमार्केट कर रखे हैं, ये सारे क्या है? संग्रहण की जो आर्थिक क्रिया उससे उसको दर्शा रखा है। सबसे पहले एक क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका का ये अमेजन बेसिन का क्षेत्र, जिसमें ब्राजील, इक्वेडोर, पेरू, वेनेजुएला का भी कुछ भाग आता है, ये एक क्षेत्र है संग्रहण आर्थिक क्रिया के लिए।
दूसरा अफ्रीका में ये जो जायरे बेसिन है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, कांगो जिसे कहते हैं, उत्तरी अंगोला का भी कुछ भाग इसमें आ जाता है। तीसरा ऑस्ट्रेलिया का ये जो क्षेत्र है, उत्तरी सीमांत ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये आर्थिक क्रिया की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें थोड़ा छोटे क्षेत्र में इसको बताने रखा, लेकिन ये जो न्यू गिनी, जो पापुआ न्यू गिनी का जो क्षेत्र है, वहां पर भी आर्थिक क्रिया की जाती है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये जो म्यांमार और थाईलैंड और ये जो कुछ क्षेत्र, यहाँ पर भी यह आर्थिक क्रिया की जाती है। और जो ये उत्तरी साइबेरिया का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो शीत क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ मात्रा में यह आर्थिक क्रिया होती है। तो ये जो भोजन संग्रहण की जो व्यवसाय है, इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें मेन तो तीन है, अमेजन बेसिन, ये कांगो बेसिन और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ क्षेत्र और साथ ही ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्टिविटी के क्षेत्र हो गए। साथ ही कुछ प्रमुख और विशेषताएं खाद्य संग्रहण की, उसको पहले अपन डिस्कस करते हैं और फिर ये दो जो प्रकार जैसे आपको बताया कि एक तो जीवन निर्वाह हेतु संग्रहण और एक व्यापार हेतु जो संग्रहण करना। इससे पहले खाद्य संग्रहण ये जो व्यवसाय है, इसकी कुछ और बेसिक विशेषताओं की यदि अपन बात करें तो ये सबसे पुराना व्यवसाय जैसा बता दिया, लेकिन इससे जो है आय जो है बहुत कम होती है, केवल जीवन यापन के लिए और परिवार की आवश्यकता पूर्ति ही हो सकती है। और सामाजिक और प्रौद्योगिक विकास के साथ साथ यह जो एक्टिविटी है वो इसका महत्व बहुत लगे हुए है। यह जो व्यवसाय है, यह जैसे आपको बताया अब वर्तमान समय बहुत सीमित हो गया है, कुछ हजार व्यक्ति ही जो है इस व्यवसाय में संलग्न है। और इस व्यवसाय में जो है थोड़ी सी जनसंख्या के पोषण के लिए विस्तृत भूभाग की आवश्यकता होती है, मतलब बड़े भूभाग में शिकार, ये खाद्य संग्रहण के लिए बड़े भूभाग में घूमना पड़ता है। इसलिए प्रति व्यक्ति एवं प्रति हेक्टेयर भूमि का उत्पादन अत्यंत निम्न होता है, निम्न स्तर का होता है। अतिरिक्त उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है, जिससे खाद्य जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित रहती है। खाद्य संग्रहण के अधिकांश इलाकों में जनसंख्या घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी कम होता है। हालांकि जैसे आपको बताया कुछ मात्रा में अब वर्तमान में व्यापार का भी कुछ पार्ट हो गया है, थोड़ी बहुत ये खाद्य संग्रहण के कुछ पदार्थों को व्यापार भी किया जाता है, इसलिए अपन इसको दो पार्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत सीमित स्तर पर है। अब जानते हैं जीवन निर्वाह और व्यापार हेतु ये जो संग्रहण के दोनों प्रकार हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और हम अध्ययन करते हैं इस एक्टिविटीज में। तो जीवन निर्वाह हेतु जो संग्रहण है, ये अत्यधिक सघन जो भूमध्य रेखी वनों में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं, वे अपने जीविकोपार्जन हेतु यह व्यवसाय करती हैं। और इसमें जीवन निर्वाह हेतु संग्रहित की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो वो हैं कंद मूल फल शहद आदि भोजन हेतु, वृक्षों की छाल और पत्तियां वस्त्रों के लिए, वृक्षों की छाल पत्तियां शाखाएं बांस आदि आवास निर्माण के लिए, लकड़ियों का संग्रहण ईंधन हेतु, और जड़ी बूटियां जंगली जड़ी बूटियों का संग्रहण उपचार हेतु। ठीक है, तो जीवन निर्वाह हेतु जो संग्रहण है उसमें क्या वस्तुएं संग्रहित की जाती है, तो सबसे पहले भोजन के लिए कंदमूल फल शहद, दूसरा वस्त्रों के लिए वृक्षों की छाल पत्तियां, तीसरा आवास निर्माण के लिए वृक्षों की छाल पत्तियां शाखाएं बांस, ईंधन के लिए लकड़ियां और उपचार के लिए जड़ी बूटियां। ये सारा जो है जीवन निर्वाह संग्रहण के हेतु। और जो व्यापार हेतु जो संग्रहण है, भूमध्य ये तो केवल भूमध्य रेखीय प्रदेश में जीवन निर्वाह। व्यापार हेतु जो संग्रहण है वो भूमध्य रेखीय प्रदेशों के अलावा उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है वहां से व्यापार हेतु संग्रहण कार्य किया जाता है। और विज्ञान और तकनीकी विकास की वजह से संग्रहण व्यवसाय को व्यापारिक स्वरूप जो है वो प्रदान किया जा सका है। और इसके अंतर्गत वृक्षों की जड़ें छाल पत्तियां पुष्प फूल गोंद लाख रस लकड़ी आदि की प्राप्ति की जाती है और उनका व्यापार किया जाता है। भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त जो वस्तु है उनको व्यापार किया जाता है। और जैसे वृक्षों की जो छाल है उससे चर्म शोधक पदार्थ हैं, रंग हैं, पेंट्स हैं, रेशा औषधियां आदि प्राप्त होती है। रबड़ वृक्ष का जो रस है उससे प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। ताड़ के रस से जो है देसी शराब प्राप्त होती है।
इसी प्रकार से वृक्षों की लकड़ी का उपयोग कर भवन निर्माण सामग्री, ईंधन, फर्नीचर, कार्डबोर्ड, कागज आदि बनाए जाते हैं और उनका व्यवसाय किया जाता है। और यह जो व्यवसाय है वो उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में उपोष्ण और शीतोष्ण वनों में व्यापार हेतु संग्रहण अधिक विस्तृत नहीं। हालांकि ये जो संग्रहण का व्यवसाय वो उष्णकटिबंधीय वनों में ही अधिक है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं और उनका व्यापार किया जाता है। तो ये थी हमारी आर्थिक क्रिया, संग्रहण, फूड गैदरिंग। अब बात करते हैं दूसरी आर्थिक क्रिया इसके साथ, भोजन संग्रहण के साथ, आखेट, हंटिंग के बारे में। यह जो व्यवसाय आखेट जो आर्थिक क्रिया है ये भी जैसा आप जानते हैं प्राचीन व्यवसाय है। जितना प्राचीन हमारा संग्रहण है, फूड गैदरिंग है, उतना ही प्राचीन व्यवसाय आखेट है। और प्राचीन काल से ही आखेट और मछली पकड़ना जो है मानव के प्रमुख व्यवसाय रहे हैं। और वर्तमान समय में भी जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पशुपालन, कृषि और अन्य व्यवसाय करना संभव नहीं है, वहां के निवासी अपने जीवन यापन के लिए आखेट और मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। और ऐसे क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय तो आवश्यक दशाओं का अभाव पाया जाता है, तो वहां पर जो है यह आर्थिक क्रिया सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये जो लोग हैं, इस प्रकार की जहाँ एक्टिविटीज है, वहाँ के जो लोग हैं वो घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं और वहाँ शिकार की बहुलता होती है। और ये अपना अस्थायी आवास बनाते हैं और जीव जंतुओं का शिकार करके भोजन, वस्त्र और आवास की अपनी जो बेसिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। और यह जो व्यवसाय वो पर्यावरण के साथ मानव के सामान्य समायोजन को प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा केवल अल्प और विरल जनसंख्या का पोषण ही संभव है। ये जो आर्थिक क्रिया है इससे बहुत बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण नहीं हो सकता। ये भी वही है कि इसमें भी प्रति व्यक्ति और प्रति हेक्टेयर जो भूमि का उत्पादन है वो अत्यंत कम होता है। केवल अल्प और विरल जनसंख्या का ही भरण पोषण संभव है। ये आर्थिक क्रिया कहाँ की जाती है, तो इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं एक मानचित्र के द्वारा पे अपन आगे समझ रहे हैं, लेकिन बड़े तौर पर जो क्षेत्र वो है उत्तरी कनाडा, टुंड्रा और उत्तरी साइबेरिया के जो बर्फीले क्षेत्र हैं, और उसकी उसी की सीमा से लगे जो उसके दक्षिणी भाग टेगा वन क्षेत्र जो है, वहां यह जो आखेट और मछली पकड़ना मुख्य आर्थिक क्रिया वर्तमान में भी है। इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका की कुछ आदिम जनजातियां जैसे दक्षिणी अर्जेंटीना की याहगन, ओना प्रकार की जो जनजाति, ये भी जीवन यापन के लिए आखेट पर निर्भर है। और एक तो क्षेत्र हो गया ये सारा उत्तरी क्षेत्र, ध्रुवीय प्रदेश, उपध्रुवीय प्रदेश। और दूसरा जो मुख्य क्षेत्र है वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंध में तीनों ही जो मुख्य बेसिन है, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और जो दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, वहां पर आखेट प्रमुख आर्थिक क्रिया है। जो भोजन संग्रहण जाति वही क्षेत्र आखेट का भी है। तो इसको अपन देखते हैं इस मानचित्र की सहायता से। देखिए इसमें सबसे पहले जो उत्तरी ये जो क्षेत्र दर्शा रखा है, ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा हो गया, एक तो ये अलास्का हो गया, फिर ये उत्तरी कनाडा का क्षेत्र हो गया, और फिर ये सारा उत्तरी जो ये यूरेशिया का जो क्षेत्र है, ये जो है एक बड़ा प्रदेश है जहां पर ये आर्थिक क्रिया की जाती है। और दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वो मध्यरेखीय प्रदेश, जिसमें ये अमेजन बेसिन, ये कांगो बेसिन और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का क्षेत्र। इनको थोड़ा पर्टिकुलर करें तो अमेजन बेसिन में जो मुख्य रूप से जो जनजातियां हैं जो यहाँ आदिम आखेट का डिपेंड है, वो है अमेजन बेसिन में अमेरिंड जो आदिम जनजाति है, जिसमें जीवारो और यागुआ करके जनजातियां। फिर कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति, और ये जो मलाया मलेशिया का क्षेत्र, मलाया के वनों में सेमांग और सकई जनजाति। न्यू गिनी में पापुआन, बोर्निया में पुनान जनजाति। ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो कालाहारी डेजर्ट का जो क्षेत्र है वहां पर बुशमेन जनजाति। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की कुछ आदिम जनजातियां, इधर अर्जेंटीना और चिली में जो याहगन आदिम जनजाति है, वे सभी जो है आखेट की जो आर्थिक क्रिया है उस पर निर्भर है। ये जो क्षेत्र हैं सारे, उत्तरी कनाडा की एस्किमो, और अलास्का में जो अमेरिकन इंडियन जो जनजाति है, ये वाला प्रदेश हो गया, ये अलास्का हो गया, और ये
उत्तरी कनाडा का क्षेत्र हो गया। दूसरा फिर जो है उत्तरी साइबेरिया का जो क्षेत्र है, उत्तरी साइबेरिया में ये जो सेमोयेड, ओस्टियाक जो जनजातियां हैं, उत्तरी साइबेरिया पूरा जो क्षेत्र है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियों के अनुसार ये पूरा जो क्षेत्र है, इसकी प्रमुख जनजातियां सेमोयेड, ओस्तियाक, तुंगू, याकूत, युकागिर, चूकची, कोरियाक जनजातियां सारी ऊपर वाली स्लाइड्स में है। इसी प्रकार अमेजन बेसिन में जो जनजातियां वो जीवारो है, यागुआ है, ऊपर सारा ये प्रदर्शित कर रखा है अपन ने। कांगो बेसिन में यहाँ पिग्मी जनजाति, कालाहारी जो मरुस्थल है वहां ये बुशमैन जनजाति। फिर ये जो मलाया प्रायद्वीप मलेशिया का जो क्षेत्र है, मलेशिया में सेमांग और सकाई जनजातियां। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में कुछ यहाँ की आदिम जो जनजातियां हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। इसके अतिरिक्त जो न्यू गिनी है, न्यू गिनी में यहाँ पर है पापुआन करके जनजाति, और जो इंडोनेशिया का जो बोर्नियो है वहां की जनजाति है पुनान। तो बोर्नियो में पुनान और पापुआन जो जनजातियां हैं। इसके अतिरिक्त भारत, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो देश है इनकी भी जो कुछ जनजातियां हैं वो आंशिक रूप से आखेट पर निर्भर करती है। तो ये था आखेट, विश्व में जो आखेट के जो क्षेत्र हैं और वहां से संबंधित जो जनजातियां हैं जो इस व्यवसाय में संलग्न है उसके बारे में हमने जाना। अब हम एक और पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो है आखेट व्यवसाय की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं या इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले एक विशेषता आखेट व्यवसाय की गया, इस व्यवसाय में संलग्न जो लोग हैं वो चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं, घुमक कर जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि इनको शिकार की तलाश में एक स्थान दूसरे स्थान पर घूमते रहना पड़ता है। अतः प्रवास जो है वो इनके जीवन का एक प्रमुख अंग हो जाता है। दूसरा, जो भी आखेटक प्रदेश है वहाँ की जलवायु बहुत विषम है, कठोर प्रकार की जलवायु है। तो ये आखेटकों की जो प्रकृति के, इनको अधिक संपर्क में रहना पड़ता है और प्राकृतिक वातावरण से समायोजन हेतु सावधानी और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। ठीक है, इन्हें एक कठिन जलवायु में रहना है और प्रकृति के अधिक उस संपर्क में वहां रहना है, उसके साथ समायोजन भी करना है, सावधानी और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। यही कारण है कि जो आखेटक जातियां हैं वे चतुर और बुद्धिमान होती है। फिर विभिन्न जो आखेटक प्रदेश हैं वहाँ आखेट के लिए प्रयुक्त जो औजार हैं, शिकार को फंसाने की जो विधियां हैं, आखेटक जंतु को उठाकर लाने की विधियां, मतलब ये जो भी शिकार संबंधित जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की विधियां और जो औजार हैं वो पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार से अपनी विशेषताएं सभी क्षेत्रों में क्षेत्रवत अलग अलग विशेषताएं होती है। देन जो आखेटक जीव जंतुओं का मांस भोजन हेतु खालें, ये जो मांस है उससे तो भोजन के लिए, और जो खालें और जो समूर है उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। आवास के लिए तंबू बनाने हेतु इनका उपयोग किया जाता है, खाले और समूर का, और जो हड्डियां हैं उससे औजार बनाने के लिए काम में लिया जाता है। एस्किमो बर्फ पे चलने वाली जो स्लेज गाड़ी का जो निर्माण है वो भी इन उस जीव जंतुओं की हड्डियों और खालों से ही बनाई जाती है। कहने का मतलब जो आखेट किया जाता है उसमें से सब विभिन्न आवश्यकता पूर्ति, मांस से भोजन की, खाले और समूर से आवास और आवास बनाने के लिए तंबू बनाए जाते हैं, और हड्डियों से औजार आदि बनाए जाते हैं। और ध्रुवीय प्रदेशों में जो पाए जाने वाले जो स्थलीय जंतु उसमें ध्रुवीय भालू, केरिबो, रेंडियर कुत्ते, और समुद्री जंतुओं में जो मछलियां मैंने वो है सील, वालरस और व्हेल मछली। टेगा प्रदेश में जो प्रमुख जंतु हैं वो लोमड़ी, भालू, खरगोश, मार्टेन, एरमीन, केरिबो आदि। और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया का ये जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, जो विषुवत रेखी जो क्षेत्र है वहां पर रीछ, हिरण, तेंदुए, खरगोश, सुअर, लोमड़ी आदि ये पशु जो हैं वो पाए जाते हैं। और वर्तमान में जो है ये जो आखेटक प्रदेश है इसमें विश्व के अन्य क्षेत्रों को भी अनेक वस्तुओं की उपलब्धि यहाँ से होने लगी, यानी कि व्यापारिक स्वरूप थोड़ा बहुत ये एक्टिविटीज भी ले रही है। इससे इनके आखेटकों के जीवन स्तर में जो है सुधार आया है। और मत्स्याखेट जो है पर्टिकुलरली वो तो एक व्यापारिक स्तर पर किया जाने लग गया है, और मछली के द्वारा विश्व की बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण भी जो है हो रहा है, और विश्व की बढ़ती जनसंख्या भोजन की आपूर्ति के लिए भविष्य में मत्स्याखेट और अधिक महत्वपूर्ण होगा।
तो ये आज इस वीडियो में हमने दो प्रमुख आर्थिक क्रियाएं भोजन संग्रहण और आखेट के बारे में जाना। धन्यवाद। आप अपना अध्ययन रेगुलर निरंतर करते रहें। धन्यवाद।